हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन का ये फाइनल एग्जाम वाला वन शॉट ठीक है करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज करेंगे, है ना, मिनिमम पॉसिबल टाइम में, और ज़्यादा फोकस रखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी एनसीईआरटी आज के सेशन में हम लोग करेंगे, सो दैट कि एग्जाम में हम लोग 90+ के एक सही दावेदार बने। मतलब हमें पूछने वाला कोई भी क्वेश्चन पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। सो सबसे पहले माइंड मैप पे थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स जब इक्वल होते हैं, है ना, तो हम लोग किस तरीके के आउटकम्स वहां पे रिलेट करते हैं। फिर सेकंड जो एक्सरसाइज है 2.2, उसके अंदर हम लोग रिलेशन क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है किसी रिलेशन में, ये सीखने वाले हैं। अच्छा, ये जो सभी टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूं कि ना ही सिर्फ 11वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन एंटायर 12th क्लास में मल्टीपल चैप्टर्स में आप ये चीज देखोगे कि मैं कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं, फंक्शंस बिल्ड कर रहा हूं, डोमेन कोडोमेन का जिक्र हो रहा है, रेंज का जिक्र हो रहा है ना। देखिए, एंटायर कैलकुलस जो है वो भी फंक्शन की स्टडी है। फिर 12वीं में रिलेशन फंक्शन भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये फाउंडेशन की तरह वर्क करेंगी आपके 12th क्लास में भी, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से 11वीं के एग्जाम के लिए भी देखना है और 12वीं के फाउंडेशन के लिए भी इसको समझ के चलना है। फिर जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन एज अ रिलेशन एंड एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हम लोग पूरा का पूरा जो 3rd चैप्टर है उसके अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, तो हम लोग अलजेब्राइक फंक्शंस के डोमेन, रेंज एंड ग्राफ को कंसिडर करके चलेंगे। तो ये माइंड मैप है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स के साथ, यानी कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो 2.1 के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि यार जिंदगी में ना रिलेशन होने के लिए 2 लोगों होने ज़रूरी है, ठीक है ना। मेरा आपका रिलेशन, आपका मेरा रिलेशन, आपके फादर का रिलेशन, मम्मी पापा का आपस में रिलेशन। तो रिलेशन होने के लिए 2 लोग होने ज़रूरी हैं। मैथ्स में ये 2 लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो मैथ्स में ये 2 लोग बेसिकली 2 सेट्स के एलिमेंट होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट एक सेट से आएगा, एक एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, और फिर हम उनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें एक एरो डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे ये सेट ए है, राइट, और ये सेट बी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर 1 2 3 है, सेट बी के अंदर 4 5 6 है, ठीक है। अब अगर हम लोग रिलेशन की पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहां पे हमें साफ साफ एक चीज समझ में आ सकती है कि भाई अगर हम रिलेशन की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 से, 2 का 5 से या 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 से, 3 का 5 से या 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन है। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक जगह लिख दें और उसका एक सेट बना दें तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है भैया, जिसको हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। A क्रॉस B बेसिकली क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जितने भी एंटायर पॉसिबल रिलेशंस हैं उन सभी का सेट है। यानी कि ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट्स में तमाम पॉसिबल रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, राइट, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, और 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, ये सारे के सारे जो हैं जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे के सारे रिलेशन लिख दिए हैं। अच्छा, अगर रिलेशन की एक बेसिक यूनिट की बात करें कि कोई भी रिलेशन को हम कैसे रखते हैं, भाई 2 बंदों का रिलेशन हुआ, यानी कि मान के चलिए 2 का 5 से रिलेशन हुआ, राइट है क्या, 2 का 5 से रिलेशन हुआ,
ठीक है। तो इसको हमने एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? देखो पेयर का मतलब तो समझ में आता है कि चलो जोड़ा है जी, जोड़ा है सर, ये कपल है, 2 का 5 से रिलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? ऑर्डर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे हम इसको पलट नहीं सकते, राइट है क्या? ये क्रम में है, ऑर्डर में है। यहां पे जो पहला एलिमेंट है वो डेफिनेटली पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स में तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन का एक सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एंड व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर सिंपली कुछ नहीं होता है सर, पेयर मतलब जोड़ा किनका? जिन 2 एलिमेंट्स का रिलेशन है। और ऑर्डर्ड मतलब उस क्रम में लिखे गए हैं कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे खुद से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। वैसे मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप नोट्स बड़े प्यार से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका कलर्स इन्वर्ट करके प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि यार मतलब एक ये होता है कि अभी तो हम A क्रॉस B में कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या कितने टोटल एलिमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट हर बार हमें ऐड मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक टिपिकल फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक जो है सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, राइट। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर हम देख लेते कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? 3 हैं, तो वैसे भी हमें पता चल जाता कि यार हमारे केस में A क्रॉस B के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। हमारे केस में A क्रॉस B के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। हमें बेसिकली वैसे एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं थी, सिंपल फॉर्मूला लगाते और हमारा काम बन जाता, ठीक है भैया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा। अच्छा, कई बार ये जो A और B 2 सेट है, इनमें कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि मान लो B सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो गया या फिर B सेट एम्प्टी सेट हो गया, तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे? तो कहते हैं कि अगर A एक फाइनाइट सेट है और B एक इनफाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B एक इनफाइनाइट सेट होगा, राइट है क्या? तो उस टाइम पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इनफाइनाइट होते, तो किसी भी नंबर की अगर इनफाइनाइट से प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो इनफाइनाइट ही आ जाता है। सो ऐसे केस में A क्रॉस B के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, राइट है क्या बच्चों? वेरी गुड। अगर एक फाइनाइट सेट है और B एक एम्प्टी सेट है, राइट है क्या? तो A क्रॉस B एक एम्प्टी सेट होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 0 होंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A लेट्स से P है, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्योंकि एम्प्टी सेट है तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो A क्रॉस B के अंदर फिर 0 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, राइट है क्या भैया? क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां पे एक चीज आती है बच्चों, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होता है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल, और कुछ भी नहीं होता है व्हेन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। क्लियर है क्या बच्चों? तो पहली एक्सरसाइज के अंदर यही कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। अब हमें जरूरत है कि इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करें। चलेगा भैया? चलिए, तो क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं 2.1 के। देखिए, आपको भी पता है कि ये एग्जाम टाइम वाला वन शॉट है, राइट है क्या? हमेशा वन शॉट ही कहेंगे कि एग्जाम टाइम पे हम सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज कर रहे हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपने देखा ना, पिछला जो चैप्टर था सेट्स, वो हमने 90 मिनट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और सारी एंटायर थ्योरी कितने प्यारे तरीके से हमने रिवाइज करा, राइट। तो इतनी खूबसूरती के साथ ही सारे के सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर हम इधर उधर की बातें ना करके टाइम सेव करके उसी टाइम को क्वेश्चंस के ऊपर
लगाएं। और यकीन मानिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आपको एक तरफ दिख रहा होगा कि यार ये खुद से अगर मैं 2.1 करने बैठता तो मेरे को 1-1.5 घंटा तो 2.1 करने में लग जाता। सर ने यहाँ पे सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल बहुत जल्दी करा दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी गुस्ताखी रहेगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा मौज मस्ती वाली चीज़ें नहीं कर पाएंगे लेक्चर में, है ना, टू द पॉइंट पढ़ाई ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 2.1 में कि सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सेट ए के अंदर वैसे ही उन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने हैं भैया? 1 2 3, हमने काउंट कर लिया, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो इसका तो हमारे पास सीधा सच्चा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 3 करके 9 ला सकते हैं, ठीक है। सो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्वेश्चंस को लेने का कि हर तरह के कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, सो दैट बच्चों को ध्यान रहे कि भाई हाँ, हमने हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन किया है और किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है, अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे 3 सेट्स का आपस में हो रहा है, ए इंटू ए इंटू ए। कैसे करते हैं सर, है ना, जरा इस चीज़ को देखेंगे। तो सर होता क्या है कि जब हमें ए क्रॉस ए निकालना है तो पहले हम ए इंटू ए निकाल लेंगे, ठीक है। ए इंटू ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? ए हमारा सेट हो गया -1 1 और ए अगेन हमारा जो सेट हो गया -1 1, ठीक है। सो ए सेट के एलिमेंट्स में टोटल कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं भाई? -1 का -1 से रिलेशन बैठेगा, -1 का 1 से बैठेगा, 1 का -1 से रिलेशन बैठेगा और 1 का 1 से बैठेगा, ठीक है सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या सर? वेरी गुड। ये हमारा यहाँ पे ए क्रॉस मतलब क्लोज हो गया है, ठीक है। अब जब बच्चों हमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हमें ए क्रॉस ए निकालना है तो मैं पहले 2 ए क्रॉस ए को एक जगह रखूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये ए क्रॉस ए में बेसिकली ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, -1, -1, -1, -1, -1। आपको ये एरो डायग्राम्स, इनको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम्स, ठीक है। तो ये हर बार आपको लिखने ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो बिना इनके भी काम कर सकते हैं। तो ए सेट के अंदर -1 और 1 एलिमेंट आएगा। तो अब देखिए आप किस तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाएंगे। इसका रिलेशन इससे हो सकता है, तो यानी कि -1 1 -1। इसका रिलेशन इससे हो सकता है, तो -1 1 और 1, ठीक है। फिर इसका रिलेशन इससे हो सकता है, तो -1 1 और -1, ठीक है। इसका इससे हो सकता है, तो -1 1 और बेसिकली मुझे लगता है कि -1 और यहाँ पे -1 आएगा ना, -1 क्योंकि अदरवाइज तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे ना, है ना। तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा एक, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में -1 ये है ना। अब ये डिफरेंट बना, सो -1 -1 -1 -1 1 और -1 1 और -1 -1 1 और 1, ठीक है। नाउ इट्स कूल, ठीक है। फिर इसका इससे, तो 1 -1 -1 और फिर इसका इससे 1 -1 1, ठीक है। फिर इसका इससे, सो इट इज 1 1 और -1 और इसका इससे, ठीक है, इट्स 1 1 और 1, ठीक है। सो ये हमारा a इंटू ए आ गया है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला जो काम है वो आप रफ में कर सकते हो, ठीक है ना, सो दैट यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास क्लीन सा रहेगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन क्लीन सा रहेगा, ठीक है, चाहो तो। अदरवाइज आप लिख भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। कई बार हम लोग साफ सफाई को रखना चाहते हैं बेसिकली अपने क्वेश्चन के अंदर, तो हम एरो डायग्राम वाला काम रफ में भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज। ऑसम है।
हम लोग बहुत तेज स्पीड पे तो नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोग स्पीड पकड़ लेते हैं। अगर हम हाई स्पीड पे स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो वही मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने स्लोली ही, मैं पढ़ाता भी हूँ, वैसे सभी बच्चों को पता है कि मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, बट हो सकता है कि समटाइम्स चीज़ें थोड़ा सा तेज़ हो जाएं, तो प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज इफ ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड ए सेट एंड बी सेट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कभी भी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखे हैं और वहाँ से आपको सेट्स निकालने हैं, मतलब ये वाले जो सेट्स निकालने हैं, तो उसका तरीका क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले एलिमेंट्स हैं, राइट, वो सब क्या होंगे, सेट ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। पहले एलिमेंट्स, राइट, पहले एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग करेंगे। अच्छा, सेट में आपको पता है कि हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे ना, सो एक बार ही लिखेंगे। सो बेसिकली ए और बी हमारा ए सेट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, राइट है क्या, वो सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे। तो यानी कि एक्स वाई, फिर ये x तो ऑलरेडी आ चुका तो रिपीट नहीं करेंगे, और y भी आ चुका तो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली b विल बी द एक्स वाई सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से वापस सेट ला सकते हैं क्या? यस, ला सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहां पे उसने कहा कि लेट ए बी दिस सेट, बी बी दिस सेट, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ठीक है, तो अब हम लोग बिना एरो डायग्राम के, ठीक है, हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम लोग बिना एरो डायग्राम के लिखने वाले हैं। सो देखिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है और 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है। फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है और 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है। ठीक है, ये हमने ए क्रॉस बी लिख दिया भैया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में उसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, अदरवाइज तो ये ठुल्लू क्वेश्चन था। कह रहा हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे ये हमें बताना है। अब किसी ने अगर पिछले वाला जो सेशन है, जो हम ये एग्जाम टाइम सीरीज कर रहे हैं, जो पिछले वाला चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स अगर किसी ने ढंग से किया है, तो मैंने वहां पे एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। और यहां से हमारे पास 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड दिस विल बी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है सर, 2 एलिमेंट्स है, सो इट इज 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, ये भी 2 ही हैं, तो 2 की पावर 4 एंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सो यानी कि इस ए क्रॉस बी के टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। अब उसने चाचा ने एक बात और भी बोल दी कि सर वो सारे के सारे लिस्ट करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है यार, 16 सबसेट्स कौन लिखता फिरेगा यार, है ना। प्रैक्टिकल है क्या, लिखने को हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, अगर आप लोग समय थोड़ा सा अलाउ करो तो लिखने को लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। हालांकि मुझे लगता नहीं उन्होंने आंसर में भी लिख के दिए होंगे, हाँ नहीं लिखे हैं उन्होंने, सिंपल 16 सबसेट्स बोल दिए हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं हम भी। ठीक है, बाकी अगर आपको लिखना होगा तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। पहले क्या करना, आप इस ए क्रॉस बी में पहला सबसेट होगा 5, देखो मैं लिख दे रहा हूं, है ना, लिस्ट ऑफ सबसेट्स लिख दे रहा हूं, लिस्ट ऑफ सबसेट में लिख दे रहा हूं यहां पे। पहला सबसेट होगा 5, फिर एक एक करके आप एलिमेंट्स लोगे, उनके सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, एक एक करके आप एलिमेंट्स लोगे, उनके सबसेट लोग बनेंगे। ठीक है, फिर 2 एट ए टाइम लोगे आप। ठीक है, क्या लोगे भैया आप, 2 एट ए टाइम लोगे,
मतलब दो एक साथ, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर 3 एट ए टाइम लेना शुरू करना पड़ेगा और फिर 4 एट ए टाइम, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ना, छोड़ देते हैं, ठीक है। सो पहले 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, फिर 2 एट ए टाइम, फिर 3 एट ए टाइम, फिर 4 एट ए टाइम, ऐसे करके आपको 16 सबसेट्स आ जाएंगे। चले क्या आगे चलते हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ सबसेट्स का पंगा ही खत्म कर देते हैं। बच्चे कहेंगे कि यार सर वो लिस्ट ऑफ सबसेट आपने लिखे नहीं थे ना, ठीक है। चलेगा भैया, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां तक क्लियर है क्या चीजें? बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या सर? है ना, आगे चलें, चले। ओके, सो दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहा लेट A and B be the two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2, ठीक है, क्लियर है क्या? If x1, y2 and z1 are basically in A cross B, है ना, ये A cross B से बिलोंग कर रहे हैं। कह रहा फाइंड A and B where x, y and z are distinct elements। तो देखो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, A और B सेट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमें पहले ही आइडिया है कि A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैं A सेट जब लिखने जाऊंगा तो पहले एलिमेंट्स A सेट से बिलोंग करेंगे ना, तो x, y, z, और क्योंकि A के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं तो ये मेरे पूरे हो गए, ठीक है। फिर मैं B सेट लिखने जाऊंगा तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं राइट, वो बेसिकली बी सेट से बिलोंग करेंगे, और ये 1 तो रिपीट ही हो रहा है, तो मेरे पास बेसिकली बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, वो भी पूरे हो गए मेरे, ठीक है। तो ए और बी सेट मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हमें इन जनरल अगर हमने रिवाइज नहीं करे होते और एग्जाम में एकदम आ जाते हैं तो हमें थोड़े से भी टफ लगने लगते हैं, वैसे ये आसान है, सुपर ईजी है ये, राइट है क्या? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, चलिए। तो 2.1 से वी आर टेकिंग 1 मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द 2.2 के कॉन्सेप्ट्स पे। वेरी गुड बच्चों। सो गाइज यहां पे देखते हैं, वो कह रहा है कि सर द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज 9। तो यहां से एक बात तो पता चलती है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स A अगर 9 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। अमंग विच आर फाउंड टू बी -1, 0। अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, -1, 0 एंड 0, 1 ये बिलोंग कर रहा है किसमें? A क्रॉस A में। कह रहा अमंग विच ये 2 एलिमेंट्स पाए गए, ठीक है। कह रहा पहले तो सेट A बताइए। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, सेट A लिखने जा रहा हूं तो देखो पहला सेट भी A ही है और दूसरा सेट भी A ही है। सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स, तो देखो ये -1 बिलोंग करेगा किसमें? सेट A में। 0 बिलोंग करेगा सेट A में। एंड नाउ इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी तो A सेट से बिलोंग करेंगे, तो 0 A सेट में है ही, तो 1 A सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले और दूसरे एलिमेंट्स दोनों ही A सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और A सेट में 3 एलिमेंट्स थे, अपने तीनों के तीनों पूरे हो गए। अब कह रहा है फाइंड द सेट A, पहले सेट A बताओ एंड देन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो क्योंकि अब आपके पास सेट A आ गया है तो A क्रॉस A आप कैसे लिखोगे, है ना। तो देखो भैया बहुत ध्यान से, इसको लिखने का तरीका कैसा भी हो सकता है ना। A क्रॉस A अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो A क्रॉस A कैसे लिखोगे आप? बहुत ही सिंपल है भैया, इसका इसके साथ रिलेशन -1, 1, इसका इसके साथ रिलेशन -1, 0 और -1, 1, ठीक है। फिर है ना, ये अगर हम देखेंगे तो इसका इसके साथ रिलेशन 0, -1, इसका इसके साथ रिलेशन 0, 0 एंड इसका फिर इसके साथ रिलेशन 0, 1, ठीक है। फिर आप जरा बहुत ध्यान से देखेंगे कि
1 का -1 के साथ रिलेशन और 1 का 0 के साथ रिलेशन, ठीक है, एंड 1 का 1 के साथ रिलेशन। अब उसने कहा था रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं हमें, ठीक है, तो यानी कि 2 एलिमेंट्स जो हमें गिवन थे, -1, 0, एक तो हम इसे नहीं बताएंगे और एक 0, 1, एक हम इसे नहीं बताएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम बता देंगे, ठीक है भाई। ऐसे काटेंगे नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक तो -1, 0 रहने देना, एक 0, 1 रहने देना, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको लिख के बता देना, है ना, कि सर लिस्ट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, क्लियर है क्या? तो इन दोनों को छोड़ के सारे एलिमेंट्स लिख देना। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बताइएगा प्लीज। तो इसी के साथ हमारा 2.1 खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमें 2.2 के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, जहां पे हम लोग मेनली रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी रोस्टर फॉर्म, राइट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलेंगे आगे, चलिए। सो आइए गाइस, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द 2.2 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन की, है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने तमाम पॉसिबल जो रिलेशंस हो सकते थे उन सभी का सेट बना दिया था, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, बट हमेशा रिलेशन सारी पॉसिबिलिटीज वाला नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन भी होते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक रिलेशन की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलेशन, एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी क्या भी हो सकती है। सो हमने कहा भैया लेट्स से R1 कोई रिलेशन है ना, लिखने का तरीका है, R1 एक रिलेशन है जो कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स में है, राइट है क्या? बहुत ध्यान समझिएगा, R1 एक रिलेशन है जो कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स से है, इतनी बात पे ध्यान रखो, राइट है क्या? अभी इसे छोड़ दो, ये दिमाग से निकाल दो ये क्या लिखा हुआ है ना, अभी इसको छोड़ दो दिमाग से। R1 एक रिलेशन है जो सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स से है, राइट। अच्छा, यहां पे लेट्स से मैंने सेट A लिख दिया भैया आपका 1 2 3 एंड सेट B लिख दिया सर मैंने आपका 4 5 6, ठीक है ना, ये मान लीजिए आप। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, रिलेशन मैंने क्या बनाया? अच्छा, जो रिलेशन को बनाने वाली फॉर्म है उसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला कि जो x एलिमेंट है उसका y एलिमेंट से रिलेशन कैसे होगा अगर y एलिमेंट x एलिमेंट से 3 ज्यादा है। भाई समझो, x का y से रिलेशन तब बनेगा अगर जो सेकंड एलिमेंट y है वो पहले एलिमेंट से 3 ज्यादा है। वेयर एज, है ना, ये साइन ऑफ वेयर एज है ना, उल्टा a कहता है कि जो x है वो a सेट से आएगा, यानी कि x a सेट से आना चाहिए, आपका x जो है वो a सेट से आना चाहिए और y सर आपका b सेट से आना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन को बनाने वाली एक फॉर्म है। अब इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। ये हमारा a सेट है, ये हमारा b सेट है, a सेट के एलिमेंट्स ये रहे, b सेट के एलिमेंट्स ये रहे। अच्छा, a से हमारा x आएगा, b से हमारा y आएगा, ठीक है। अच्छा, y और x में रिलेशन क्या है कि y जो है वो x से 3 ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप x को 1 लोगे तो 1 + 3 4, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 4 से बैठ जाएगा। जब आप x की वैल्यू को 2 लोगे, क्योंकि x तो यहीं से आना है, तो 2 + 3 5, यानी कि 2 का रिलेशन 5 से बैठ जाएगा। जब आप x को 3 लोगे तो 3 + 3 6, तो इसका मतलब 3 का रिलेशन 6 से बैठ जाएगा। इसको हम लोग एरो डायग्राम भी बोलते हैं, यानी कि ये रिलेशन हमने एरो डायग्राम के तहत या उसके बदौलत शो किया है। अब ये पता चल गया हमें एरो डायग्राम से कि 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। तो हम फटाक से उठा के क्या भी कर सकते हैं, हम भाई साहब इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं कि भैया 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 5 से है और 3 का 6 से है, राइट है क्या? किसी भी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में हमें साफ पता होता है कि पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा। मान के चलो कल कोई होशियार बच्चा आ जाए और x की वैल्यू की जगह एक 4 वैल्यू ले ले और कह देगा कि यार x में 3 जोड़ के, है ना, 4 3 7 बना दो, तो देखो यहां पे जो y है, राइट, वो x से 3 ज्यादा है, तो 4 और 7 का भी रिलेशन होगा। लेकिन हम कह देंगे नहीं 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 भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि 4 A सेट में नहीं है और 7 भी B सेट में नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये रिलेशन की भैया रोस्टर फॉर्म हो गई। अब रिलेशन में एक चीज होती है, डोमेन क्या होता है सर? सो डोमेन कुछ नहीं होता सर, ये किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका सेट ही हमें क्या कह देता है? डोमेन देता है। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन R1 इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। राइट है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, डोमेन तो हो गया। रेंज क्या होती है? रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। रेंज होती है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो रेंज ऑफ द रिलेशन इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी कि 4 5 और 6। ठीक है ना? और एक चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है भैया? सिंपल कुछ भी नहीं होता सर। कोडोमेन किसी भी रिलेशन में ये जो दूसरे वाला जो सेट होता है ना, यही कोडोमेन होता है। यानी कि बी सेट यहां पे क्या है? कोडोमेन है। ये एक रिलेशन का हमने पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। अब हम लोग रिलेशन का एक और एग्जांपल लेंगे, सो दैट कि अगर कोई और कमी रह गई होगी इसके अंदर तो हम लोग दूसरे एग्जांपल से और बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से रिलेशन का एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। यहां पे भी रिलेशन 2 है, जो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स है। सेट ए वही है 1 2 3, बी सेट वही है 4 5 6। ठीक है, यहां पे आप वो कह रहे हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है y का x के साथ रिलेशन है ना, x का y के साथ रिलेशन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले से 4 ज्यादा है। ठीक है ना? और x कहां से आएगा? वही हमारा सेट a से, और y कहां से आएगा सर? वही हमारा सेट b से। ठीक है, राइट है क्या? अगर हम लोग एक एरो डायग्राम देखने लगे तो अब देखो बच्चों, x हमारा a से आएगा, y हमारा b में आएगा, y बराबर x प्लस 4 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 प्लस 4 5, तो 1 का रिलेशन इसलिए 5 से बन गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 प्लस 4 6, यानी कि 2 का रिलेशन 6 से बन गया। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 प्लस 4 7 आएगा, लेकिन 7 एक्चुअली इस b सेट का पार्ट नहीं है। राइट है क्या? तो इसलिए हमने ये वाला ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 3 में 4 जोड़ के 7 आता है, और 7 यहां का पार्ट नहीं है, बी सेट का पार्ट नहीं है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिख देंगे हम लोग सर? सिंपल, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 6 से। ठीक है, 1 का 5 से, 2 का 6 से। यहां पे डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। राइट, तो 1 2, राइट, ये डोमेन हो गई। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, वो रेंज हो जाएगी 5 6। ठीक है, और कोडोमेन तो कंप्लीट सेकंड सेट बी, ये कोडोमेन हो गया। इतना सा काम है यार रिलेशन को समझना। कई क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताएगा प्लीज। परफेक्ट है। हाँ, अब हम लोग रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा सांस तो ले लो यार, सांस ही नहीं ले रहे हो आप। खुद भी सांस लो और हमें भी लेने दो, कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा हो के भी। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम टाइम वाले जो वन शॉट हैं, ये उनके लिए हैं जिन लोगों ने कभी ना कभी ये चैप्टर कम से कम एक बार तो पढ़ रखा है। राइट, अगर आपने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है तो फिर हम लोग इतना क्विकली चीज़ों को समझ तो सकते हैं, बट शायद उतना अच्छे से नहीं समझ सकते। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, तो आप हमारे डिटेल्ड वाले वन शॉट देखिए। ठीक है, चैनल पे जाके सर्च करिएगा क्लास 11th वन शॉट्स, तो डिटेल्ड वाले वन शॉट्स पढ़िए। राइट है क्या सर? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि यार किसी भी एक सेट, भाई मान लो हमने यहाँ पे बैठे बैठे ही 2 रिलेशन बना दिए, एक R1 बना दिया, एक R2 बना दिया। एक क्वेश्चन तो मन में आता ही है ना कि यार एक सेट से दूसरे सेट में टोटल कितने पॉसिबल रिलेशंस बना सकते हैं हम, है ना? यहाँ तो 2 ही बन पाए। तो एक फॉर्मूला होता है उसका कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होते हैं, जितने हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स लिख पाएंगे। ए क्रॉस बी के जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लिख सकते हैं, उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यानी कि जो अभी हम केसेस लेके चल रहे थे, उन केसेस की ही बात करें तो टोटल कितने डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे केस में
सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 2 पावर 9, यानी कि 512 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ऑल राइट है क्या? अब यहां पे हमारा रिलेशन का यानी कि 2.2 के कॉन्सेप्ट्स हमने क्विकली रिवाइज कर लिए हैं। इट्स टाइम नाउ फॉर अस टू मूव ऑन टू द 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलें क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज। चलिए, सो 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं सर, है ना? सो आइए जरा देखते हैं। ओके, सो 2.2 में वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कह रहा है कि सर लेट ए बी दिस सेट। ओके, ठीक है, ए सेट लिख देते हैं। ए सेट में 1 से 14 तक के नेचुरल नंबर्स हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, कह रहा डिफाइन अ रिलेशन आर। आर एक रिलेशन डिफाइन करो फ्रॉम सेट ए के एलिमेंट से सेट ए के एलिमेंट्स में ही। और रिलेशन क्या देना है भैया? कह रहा x का y से रिलेशन होगा अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 रिलेशन अगर होगा तो, वेयर एज जितने भी x हैं और y हैं वो कहाँ बिलोंग करेंगे? सेट a में, है ना? तो यानी कि ये जो x है वो सेट a से ही आएगा और y सेट a में ही मिलेगा हमें। कह रहा कि भैया इस रिलेशन को डिफाइन किया हमने। कह रहा राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, क्योंकि ये वाली फॉर्म तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मतलब रीराइट कर रहा हूं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y जो भी होगा वो x का 3 गुना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इस रिलेशन को ऐसे लिख दे रहा हूं कि भैया रिलेशन एक्चुअल में क्या हो गया? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब देखिए रोस्टर फॉर्म लिखने में मजा आएगा। मेरा x क्या है बच्चों? जो भी है वो सेट a से आएगा, है ना? अब सेट a से मैंने मान लो x की वैल्यू 1 ली, तो y उसका 3 गुना लेना है। सेट a से मैंने x को लेट से 2 लिया, तो y उसका 3 गुना यानी कि 6 आएगा। सेट a से मैंने x को अगर 3 लिया, तो y उसका 3 गुना यानी कि 9 आ जाएगा। सेट a से मैंने x की वैल्यू अगर 4 ली, क्योंकि a की वैल्यू तो 14 तक हो सकती है ना, तो x की वैल्यू अगर मैंने 4 ली, तो 4 तिया 12, और x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 तिया 15, है ना? ऐसे करके हर बच्चा लेता हुआ चला जाएगा ना आगे तक। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ये a क्रॉस a का है, मतलब a सेट के एलिमेंट्स का a सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन है, तो x भी a में बिलोंग करना चाहिए और y भी a में ही बिलोंग करना चाहिए। यहां पे पॉइंट ये हो गया कि जैसे ही हमने ये वाला ऑर्डर पेयर लिखा, ये a सेट में बिलोंग नहीं करता है। ये तो कर रहा है, 12 तो कर रहा है, क्योंकि 14 तक नंबर है तो 12 तो करेगा, बट 15 नहीं करेगा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा और इसके आगे वाले भी नहीं आएंगे। ठीक है, सो यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया रिलेशन का। ठीक है, सो सर अब इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा सर? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है सर, रेंज की बात करूं सर, तो रेंज कितना हो जाएगा सर? रेंज ऑफ द रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सो 3 6 9 12। ठीक है, और उसने आपसे कोडोमेन भी पूछा है, तो कोडोमेन तो दूसरे वाला कंप्लीट सेट कोडोमेन ही होता है, तो कोडोमेन तो अपने को सेट ए ही मिल जाएगा, है ना? सेकंड कंप्लीट सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो सर इतने प्यार से आपने रिलेशन समझा दिया है ना, पूरे साल समझ में नहीं आया तब आ गया। ऐसा ही हूँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, वंडरफुल, जल्दी से बताएगा। यस, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आगे चले क्या सर?
नेक्स्ट सवाल रिलेशन पे बेस्ड, चलिए तो नेक्स्ट सवाल रिलेशन पे बेस्ड, दिस वन थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, ये रिलेशन की नॉलेज आपको 12वीं क्लास में पहले ही चैप्टर में बड़ी काम देगी, है ना। मेरी बात आप लिख के ले लीजिए, 1-1.5 महीने में ही, 2 महीने में आप 12वीं क्लास में आ जाएंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ यार सर कह रहे थे कि रिलेशन की नॉलेज आपको 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में ही बड़ी काम आएगी, क्योंकि पहला ही चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इफ ए इज 1 2 3 5 एंड बी इज 4 6 9, ठीक है, ये दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ए इज 1 2 3 5 एंड बी जो सेट है वो है 4 6 9, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कह रहा कि आर एक रिलेशन है एक्स का वाई से, ठीक है। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। देखिए डिफरेंस की अगर बात करें तो पॉइंट ये होता है कि जो भी बेसिकली बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है। तो उसके लिए एक सही तरीका यह है कि x माइनस वाई का डिफरेंस हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स वाई। इसमें ऐसा होता है कि अगर छोटे से भी बड़ा घटा दिया तो भी मॉडुलस लगा हुआ है, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो ये एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं रखना है हमें, है ना। 2 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, ये जो डिफरेंस है ना। वेयर x, ठीक है, x जो है वो a सेट से बिलोंग करे और y जो है वो b सेट से बिलोंग करे, ठीक है। कह रहा राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। यहां पे कुछ नहीं पूछा गया है हमसे कि भाई डोमेन रेंज कोडोमेन बताओ। उसको पता है कि अगर रोस्टर फॉर्म में एक बार लिख दिया तो डोमेन रेंज कोडोमेन तो 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख लेगा। पॉइंट है कि हमें रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन लिखना है। तो सर रोस्टर फॉर्म में जब ये रिलेशन लिखेंगे, है ना, तो देखिए मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं। मान लीजिए मैंने, देखिए आपको भी पता है कि x हमारा a सेट से आएगा, ठीक है, और y हमारा b सेट से आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने x की जगह 1 ले लिया और, है ना, y मेरा यहां से आना है, और y की जगह मैंने 4 ले लिया। तो 1 माइनस 4 का मॉडुलस 3 आता है, ठीक है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो मैं 1 4 का रिलेशन लिख सकता हूं, ठीक है, ओके। अब 1 तो मैंने ऐसे रखने दिया, अब 4 नहीं 6 को लेके देखूंगा। तो 1 माइनस 6 5 आता है, जो कि एक ऑड नंबर है, तो मैं 1 6 भी ले लूंगा। फिर मैं बेसिकली बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं 1 के साथ 9 लूंगा। तो 1 माइनस 9 बेसिकली बच्चों ये होता है 8, जो कि 2 का मल्टीपल है, यानी कि इवन है। तो इसका मतलब 1 9 में नहीं लूंगा, 1 9 को मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई बारी, अब आ गई है बारी किसकी? 2 के साथ पेयर बनाने की। तो अब मैं अपना दिमाग भी लगा सकता हूं ऐसे, 2 और 4 का डिफरेंस लूंगा तो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, तो रहने दो इसको। 2 के साथ 6 लूंगा तो 2 में से 6 गया, 4 आएगा, जो कि बेसिकली एक इवन नंबर ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं लूंगा मैं। 2 के साथ 9 लूंगा तो 2 में से 9 गया, 7 आएगा, है ना, मॉडुलस लगा हुआ ना। 7 एक ऑड नंबर है, तो 2 9 का मैं पेयर ले लूंगा, ठीक है। ऐसे करके भैया मुझे काम करना है, ठीक है। फिर मैं 3 के साथ 4 लूंगा तो 3 माइनस 4 1, तो यानी कि 3 और 4 बेसिकली ऑड नंबर ही है। 3 के साथ मैं अगर 6 लूंगा तो 3 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो ये भी एक ऑड नंबर है। 3 माइनस 9 6 आएगा, 6 एक इवन नंबर है, तो वो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। अब मैं फाइनली यहाँ पे 5 के साथ बनाऊंगा, तो 5 माइनस 4 वो भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। 5 माइनस 6 ये भी एक ऑड नंबर ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है ना। और 5 माइनस 9 बेसिकली माइनस 4 और उसका मॉडुलस 4, जो कि एक इवन नंबर हो जाएगा, तो वो नहीं ले सकते ना, 5 के साथ 9 नहीं ले सकते। सो ये मेरे पास इसका रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे बच्चों क्या करना है, एक इस रिलेशन का मैंने रोस्टर फॉर्म लिख दिया। एक बार रोस्टर फॉर्म आ गया, उसके बाद आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो। क्या करोगे, एरो डायग्राम बनाने के लिए आप 1 2 3 5 लिखा होगा और आप यहाँ पे 4 6 9 लिखा होगा। आप देख देख के बनाते रहना कि यार 1 का रिलेशन तो 4 से भी है, 6 से भी है, 2 का रिलेशन तो 9 से है, 3 का रिलेशन तो 4 से भी है, 6 से भी है, और 5 का रिलेशन तो 4 से भी है और 6 से भी है
है ना, ऐसे करके आप एरो डायग्राम बना सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी बता सकते हो, है ना, तो इसलिए उसने पूछा नहीं है, उनको पता ही है कि यार ये बच्चे कर ही लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा प्लीज। यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या? रोस्टर फॉर्म बढ़िया तरीके से आ गया क्या समझ में? एक रिलेशन को कैसे डीकोड कर रहे हैं, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, वंडरफुल। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसके आई थिंक मल्टीपल पार्ट्स भी हैं, ठीक है, तो सारे पार्ट्स भी निपटा देंगे। कह रहा कि लेट ए बी दिस सेट 1 2 3 4 6, है ना, 5 नहीं है यहाँ पे, ध्यान देखना, कई बार बच्चे भावनाओं में ना 1 2 3 4 दिखा तो 5 भी लगा देते हैं। सो 1 2 3 4 6 एक ये हमारे पास सेट है। कह रहा लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। जब भी वो बोले ना रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है कि रिलेशन सेट ए से सेट ए में ही है। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। कह रहा कि रिलेशन क्या है सर? वो कह रहे हैं कि भैया ए एलिमेंट का बी एलिमेंट से रिलेशन, अगर ए और बी दोनों ए सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि ए बी ए सेट से और बी भी ए सेट से बिलोंग करेगा, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो एग्जैक्टली पहले एलिमेंट से डिविजिबल होगा। चलो, तो ए बी बिलोंग्स टू ए तो मैंने शो कर ही दिया। अब ये क्या मतलब है यार, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए? देखो इसका एक मतलब समझाता हूं। क्या 15 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं। हालांकि अगर करने पे आएंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.5 लिख सकते हैं हम लोग, बट ये एग्जैक्ट डिवीजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट इज नॉट एन इंटीजर। क्वोशिएंट एक इंटीजर नहीं है सर। जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है वो एक इंटीजर होना चाहिए, तब हम एग्जैक्ट डिवीजन मानते हैं। 12 6 से एग्जैक्ट डिवीजन है क्या? हाँ, क्योंकि अब यहां पे जो क्वोशिएंट है वो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी से एग्जैक्टली डिविजिबल कब मानी जाएगी? जब डिवाइड करके एक इंटीजर आएगा, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं भैया? बिना पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। सो कहने का मतलब जो रिलेशन है उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर B अपॉन A बराबर n है तो मैं B को कह भी सकता हूं कि भैया nth मल्टीपल ऑफ A, ठीक है, ये भी रिलेशन माना जा सकता है। सो जब, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब B क्या होगा? एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ, है ना, जब B जो है वो A का nth मल्टीपल होगा तो हम कहेंगे कि भैया जब सेकंड नंबर पहले वाले का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन में है। अब उसने कहा राइट रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे भाई रिलेशन को। अब देखो, क्योंकि ए सेट का ए सेट में ही रिलेशन है, ठीक है, तो अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ए सेट से ही आएंगे ना। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों ना, इसको हटा दूंगा इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं और इस सेट को मैं यहां पे लेके आता हूं, ठीक है, और ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, तो मेरा B यहां से आएगा और A यहां से आएगा। अब देखो ये जो 1 है, राइट, ये इस 1 से डिविजिबल होगा, ये 2 भी 1 से डिविजिबल होगा, 3 भी 1 से डिविजिबल होगा, 4 भी 1 से डिविजिबल होगा, 6 भी 1 से डिविजिबल होगा। फिर 2 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, या फिर हम ऐसे पे बोल सकते हैं कि यार इनमें से मान लो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 सबको डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। 1 2 को भी कर सकता है, 1 3 को भी कर सकता है, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 6 को भी डिवाइड कर सकता है। 2 की बात करें तो 2 सबको डिवाइड कर देंगे क्या? नहीं, 2 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर हम बात करेंगे 3 3 सबको डिवाइड कर देगा क्या? नहीं, 3 सिर्फ 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 सिर्फ 6 को डिवाइड कर सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग 4 की, तो क्या 4 सबको डिवाइड कर देगा? नहीं, 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 6 की बात करेंगे तो 6 क्या सबको डिवाइड कर देगा? नहीं, 6 सिर्फ 6 को डिवाइड कर सकता है। तो ये नीचे वाले A हैं और ऊपर वाले B हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो। तो हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म कैसे मिल जाएगा भैया? कि देखो 1 1 को डिवाइड कर सकता है,
2 को डिवाइड कर सकता है, 3 को भी, 4 को भी और 6 को भी, है ना। एक क्वेश्चन में रिलेशन क्या है कि भैया पहले वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर सके, है ना। सो 1 4 को भी, 1 6 को भी डिवाइड कर सकता है, फिर 2 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है और 2 6 को डिवाइड कर सकता है, फिर 3 3 को डिवाइड कर सकता है और 3 6 को डिवाइड कर सकता है, फिर 4 4 को डिवाइड कर सकता है और 6 6 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन का हमारे पास क्या आ गया सर, रोस्टर फॉर्म आ गया सर। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वंडरफुल सवाल, ठीक है। तो ये हम आराम से देखिए, मैथ्स में ना इट्स इज नॉट लाइक इंग्लिश और इट इज नॉट लाइक एनी अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कि भाई हमें सब कुछ साफ साफ ही रखना है ना। हर सफाई के पीछे बड़ी गंदगी भी होती है, वही है मैथ्स, ठीक है। आप मेरी बात समझो, जैसे आप बहुत ही प्यारी कोई चीज़ बताओ मेरे को, है ना। जैसे आपके घर में आपका टीवी है, बड़ा प्यारा सा दिखता है, आप उसको खोल के देखो, है ना, उसके अंदर पता चलेगा आपको कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितने सर्किट्स हैं, कितना, है ना, और काफ़ी टाइम बाद खोलते तो अंदर धूल भी जमी हुई होती है, ठीक है। सो कहने का मतलब वही वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना प्यारा सॉल्यूशन के पीछे एक बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व रहेगी, ये आप मान के चलो। जिसको आप हमेशा रफ में कर सकते हो, वो आपका स्पेस है, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या, है ना। बढ़िया लगा ये वाला सवाल। हाँ, मैंने सभी के सभी अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, है ना, आपकी बुक से। चलिए, रोस्टर फॉर्म में एक बार रिलेशन लिखा, अब वो डोमेन और रेंज पूछ रहे हैं सर। दैट इज तो इजी ना, डोमेन और रेंज तो अपन यहीं पे लिख सकते हैं क्या सर। अब देखिएगा ना, डोमेन मैं यहीं पे लिख दूंगा ना। डोमेन क्या है सर, डोमेन ऑफ द रिलेशन, पहले एलिमेंट्स 1 2 3 4 6, तो डोमेन तो 1 2 3 4 6 आ गया, ठीक है। एंड रेंज की बात करूंगा सर मैं, तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 6, तो भैया वो भी 1 2 3 4 6 हो गए। बाद वाले तो रिपीट ही कर रहे हैं ना, 2 4 6 3 6 4 6, तो डोमेन और रेंज, है ना, दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज लिखते हैं, डोमेन में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज में सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, दैट्स इट। क्लियर है क्या, राइट है, बहुत बढ़िया बच्चों। सो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहां पे राइट द रिलेशन और इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यहां पे उसने खुद ही डिफाइन किया है कि x क्या है भैया, x के बारे में क्या जानकारी दी है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर, है ना, मान के चलिए x a सेट से बिलोंग करता है, तो a सेट क्या आएगा, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। सो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या है भैया, इट इज बेसिकली 2 3 5 एंड 7, ठीक है, राइट। उसके बाद तो फिर 11 आ जाता है, वो 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 5 7, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया कि x क्या है, राइट, x बिलोंग्स टू, है ना, हमें x के बारे में जानकारी दी है। बाकी हमें ये नहीं बताया कि भैया x क्यूब कहाँ कहाँ बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो हम तो x इनपुट में डालेंगे और x क्यूब के साथ रिलेशन बना देंगे। तो इस रिलेशन में उसने रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला था बच्चों, तो x की वैल्यू हमें लेनी है 2 और इसका रिलेशन हम 2 के क्यूब के साथ बनाएंगे। फिर x की वैल्यू हम लेंगे 3 और 3 का रिलेशन 3 के क्यूब के साथ बनाएंगे। फिर x की वैल्यू लेंगे हम लोग 5 और 5 का रिलेशन हम 5 के क्यूब के साथ बनाएंगे, राइट। एंड फिर जब हम लेंगे x की वैल्यू 7 और 7 का रिलेशन 7 के क्यूब के साथ बनाएंगे। आप चाहो तो 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब को एक्सपैंड भी कर सकते हो ऐसे, राइट है क्या। सो दिस इज सिंपल रोस्टर फॉर्म, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पहले से उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं करा होता है कि यार यहाँ तो कुछ एलिमेंट ही नहीं दे रखे हैं, बट हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डिफाइन करे और उसके बाद फिर ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बना दिया, ठीक है, परफेक्ट है क्या। एक और क्वेश्चन करेंगे 2.2 से एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द 2.3 विच इज अवर लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग मेनली फंक्शंस, है ना, और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो हम लोग इवन डोमेन रेंज एंड ग्राफ भी पढ़ेंगे सभी फंक्शंस के जो भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। और फंक्शंस का डोमेन रेंज के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे।
राइट है क्या? तो फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फिर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन आपका 11वीं में इवन ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, फंक्शन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को समझने में काम आता है, फंक्शंस 12वीं क्लास में रिलेशन फंक्शन, ITF, कैलकुलस के जो 5 चैप्टर्स हैं सभी से सुना होगा आपने। फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फंक्शन को हम लोग पूरा अच्छे तसल्ली से टाइम देंगे, राइट है क्या बच्चों? चलिए, तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई थिंक वी माइट हैव, यस 2.3 आ गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है क्योंकि इसके ऊपर तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है सर? 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है सर? 2 है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप बताइए सर, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने क्या बताया था आपको कि भैया इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आप चाहो तो ये वाली लाइन ड्रॉप कर सकते हो, और ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे आएंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, विच इज वी कैन राइट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, तो 2 पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 32 होता है ना, 64, ठीक है। 2 पावर 6 is 64, यस 64 लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सही बात है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है ना। इसके ऊपर मैं बता दूं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड इवन 12th क्लास में एक MCQ आ जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स फंक्शन, ठीक है। यहां तक आपको मजा आ रहा है ना चीजों में? भाई हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर लिया, रिलेशंस कंप्लीट कर लिया, नाउ इट्स टोटली अबाउट द फंक्शंस। फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस को इंटायरली स्टडी करना है हम आगे, ठीक है। मजा आ रहा है भाई आपको? ठीक है, कोई अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को नोट करना चाहता है तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो अब 2.3 के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे, यानी कि मेनली फंक्शंस, ठीक है। सर सबसे पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। वैसे फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, यानी कि रिलेशन की एक स्पेशल कैटेगरी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। करेक्ट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक, यानी कि ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब क्या कह रहा है कि भैया एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एज फंक्शन जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होगा सेट बी में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ केसेस ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, बट इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। यहां पे हम लोग बात करें तो देखो वैसे तो इस एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है, बट एक पॉइंट पे 2 इमेज हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी की 2 नाक नहीं हो सकती ना, तो ऐसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसने बोला ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट की 2 इमेज हो रही हैं, इसलिए भी इट्स नॉट अ फंक्शन। यहां पे देखते हैं तो देखिए यहां पे हर एलिमेंट की इमेज है, बट गलती से इस वाले एलिमेंट की 2 इमेज है, राइट है क्या? तो ये भी फंक्शन नहीं है, राइट। बट अगर हम लोग इस केस की बात करें तो देखिए यहां पे हर एलिमेंट की इमेज है, सबसे पहली बात, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, और सबकी एक ही इमेज है, सबकी एक एक नाक है, इसकी भी एक नाक है, इसकी भी एक नाक है, इसकी भी एक नाक है ना। तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। सो व्हेन every element of set A have only one image in set B, then a relation is called as function. तो देखिए पॉइंट ये है कि जो इमेज बनाने का फॉर्मेट है वो ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स इमेज बनाने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं हो सकती फंक्शन में, एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं हो सकती, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है। क्यों? फिर तो इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही नाक है, और इसकी भी एक ही नाक है, तो 2 एलिमेंट पे एक इमेज हो सकती है,
ठीक है, ये फंक्शन में अलाउड है, एक पॉइंट पे एक इमेज भी फंक्शन में अलाउड है, लेकिन एक पॉइंट पे दो इमेज फंक्शन में अलाउड नहीं होती है ना। तो ये पैटर्न आप इमेज फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए, कई बार ये तो हमारे पास एरो डायग्राम है, कई बार एरो डायग्राम नहीं होता, रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन दे रखा होता है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर कोई रिलेशन देख रखा है और हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें एक सिंपल रूल बताया गया है कि अ रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म इज सेड टू बी फंक्शन इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट्स हुए तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट पे दो इमेज बन रही हैं, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स में देखेंगे आप तो ये दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। मतलब क्या हुआ कि 2 पे 4 इमेज भी हो गई और 6 भी इमेज हो गई। ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन के केस में पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब जब भी कभी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में या दो से अधिक ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट हो जाए तो इसका मतलब एक पॉइंट पे मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इट इज़ नॉट द केस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। वेयरएज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के, ठीक है ना, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। राइट है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये तो हुआ जब हमने फंक्शन को एज अ स्पेशल रिलेशन देखा। इसके अलावा हम लोग फंक्शन को डायरेक्ट फंक्शन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, जहां पे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, जहां पे हम लोग फंक्शन को फंक्शन के तरह से डिफाइन करते हैं, एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए मैं केस लेता हूं आपके सामने कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि y की वैल्यू डिपेंड करती है सर x पे, डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करोगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू चेंज होगा और y का भी डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा। तो y की वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, तो जब भी कभी y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। राइट है क्या? तो तभी हमने कहा था कि हम आपको फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी भी बताएंगे कि व्हेन y डिपेंड्स ऑन x देन वी कैन कॉल इट एज y इज द फंक्शन ऑफ x। और क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में x पे डिपेंड कर रही है, तभी हम इसको फंक्शन ऑफ x बोल देते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप x चेंज करोगे तो fx का वैल्यू चेंज होगा। राइट है क्या? और इसी रूल ऑफ डिपेंडेंसी के साथ फिर हम लोग एक मैथमेटिक्स में, जैसे ये तो एक तरीके से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, कल को मैं डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके से हजारों की तादाद में फंक्शंस बनाए सकते हैं, है ना, हजारों की तादाद में फंक्शन बनाए जा सकते हैं। बट उनमें से कुछ फंक्शंस हमने पॉपुलर कैटेगरी में लिए हैं। तो हमने जो पॉपुलर फंक्शंस हैं उनको कुछ डिफरेंट कैटेगरी में रखा है, जिसमें से कि एक कैटेगरी है एल्जेब्राइक फंक्शंस की कैटेगरी। तो आज इसमें फर्दर हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शंस, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, ग्राफ, डोमेन और रेंज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फिर सीधा फंक्शंस के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। कोई अगर इसको नोट करना चाहता हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग पॉपुलर जो फंक्शन है यानी कि एल्जेब्राइक फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सो एल्जेब्राइक फंक्शंस की बात करेंगे तो हम लोग मेनली पॉलिनोमियल और रेसिप्रोकल फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। तो एल्जेब्राइक फंक्शन में पहली कैटेगरी आती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की। तो ये जो 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, ये वहीं से पैदा हुए हुए फंक्शंस हैं। जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक टर्म है, अगर खाली कांस्टेंट टर्म है उस पॉलिनोमियल में तो कांस्टेंट फंक्शन, इस तरीके से 2 टर्म है और हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो ये लीनियर फंक्शन हो गया, डिग्री 1 होने की वजह से ये लीनियर फंक्शन हो गया। ऐसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है यानी कि डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब हम इनको एक एक करके इनका ग्राफ, डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन पे। तो देखिए जैसे कि इस फंक्शन की डेफिनेशन है कि यार आप x की कुछ भी इनपुट वैल्यू रखो, कुछ भी इनपुट वैल्यू रखो, आपको आउटपुट में तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। सो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं कि x एक्सिस पे हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, y एक्सिस पे हम लोग y की वैल्यू लेते हैं। और क्योंकि
आप x की कुछ भी इनपुट दो, y तो एक कांस्टेंट है, मान लो ये c है, ठीक है, ये y इक्वल टू c है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो ये लाइन y इक्वल टू c है, तो आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स से अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे अगर आप, तो भी आपको y की वैल्यू c ही मिलेगी, ठीक है। जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो भी आपको y की वैल्यू c मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी आप y की वैल्यू c मिलेगी। तो एग्जैक्टली y इक्वल टू जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका ग्राफ y इक्वल टू कांस्टेंट कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, राइट। जो इनपुट है बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन के केस में कि भैया सेट ऑफ इनपुट को हम लोग सेट ऑफ इनपुट यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन में हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनपुट के तौर पे आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, मतलब इनपुट के तौर पे आप x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। तो डोमेन यहां पे क्या हो गया भैया, इट इज ऑल रियल नंबर। बट रेंज की अगर मैं बात करूं तो जो आउटपुट है, सेट ऑफ आउटपुट यानी कि जो y की वैल्यूज हैं, राइट, वो हमारा यहाँ पे रेंज हो जाता है, राइट। और रेंज बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप x कुछ भी रखो, आउटपुट में तो कांस्टेंट नंबर c ही आएगा, तो यानी कि c हमारा क्या है, रेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है क्या बच्चों, राइट है क्या। अच्छा, इसमें एक जादुई तरीका भी है डोमेन और रेंज निकालने का, जादुई तरीका। वो जादुई तरीका क्या है, अगर आपके पास एक टॉर्च है, ठीक है, लेट्स से आपके पास एक टॉर्च है, अगर आप वो टॉर्च ऊपर से मारते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल टॉर्च मारते हो ना, लेट्स से आपकी मैं टॉर्च बना ही देता हूं प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसमें एक जादुई तरीका है बच्चों, जरा समझिएगा। अगर मैं टॉर्च मारता हूं यहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, इस ग्राफ की परछाई यहां पे बनेगी, ठीक है ना। तो ग्राफ की परछाई, परछाई को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन यहां पे बनेगा एक्स एक्सिस पे, तो कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आपको डोमेन देती है। तो ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस आपको क्या दे रही है, डोमेन। तो यहां डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, राइट है क्या। लेकिन अगर यही परछाई, राइट, आप ऐसे मारो, है ना, अभी तो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल मारी, अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मारो, राइट है क्या, ये टॉर्च आपने मार दी। तो अब ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस, अब देखो मैं पैरेलल मार रहा हूं, ठीक है ना, और ये ग्राफ भी ऐसा ही है, तो इसकी परछाई सिर्फ एक इस पॉइंट पे अपीयर होगी, है ना, इसकी परछाई सिर्फ यहां पे अपीयर होगी, यानी कि y इक्वल टू सी पॉइंट पे, है ना। तो y इक्वल टू सी पॉइंट ही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। तो रेंज हमारा ये हो गया। तो यानी कि यहां पे हम बोलते हैं कि भैया प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस हमें क्या देता है, ठीक है, रेंज दे देता है। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है हमेशा रेंज को बताने का। तो ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस, सॉरी ये हमने एक्स एक्सिस गलत लिख दिया है, हमें यहाँ पे लिख देना है वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हमने अभी परछाई वाई एक्सिस पे निकाली है ना। तो ऐसे अगर हम टॉर्च एक्स एक्सिस के पैरेलल मारेंगे तो यानी कि ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस हमें रेंज देती है एंड ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस हमें डोमेन देती है। तो यानी कि जब हमने ऐसे टॉर्च मारी तो इस ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पे, पूरे एक्स एक्सिस पे आ गई इसकी परछाई, तो पूरा एक्स एक्सिस ही हमारा क्या हुआ, डोमेन हुआ। और जब हमने ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस निकाली तो सिर्फ ये वाला पॉइंट मिला और यही हमारा रेंज है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, डोमेन और रेंज निकालने का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं लीनियर फंक्शन पे। तो लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही हम ड्रॉ करते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, राइट। अब अगेन हमसे अगर कोई जो इसकी डोमेन और रेंज पूछेगा तो हम कहेंगे कि भैया ग्राफ की परछाई ऑन दी एक्स एक्सिस। अब देखो इस ग्राफ की परछाई ऑन द एक्स एक्सिस की बात करोगे आप, ठीक है ना। तो आप देखो ना, मान लीजिए ये टॉर्च मारी आपने ना, ये आपकी टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, तो इस ग्राफ की परछाई पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा, है ना। ये लेट्स से आपकी टॉर्च है तो ये पूरा एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा। तो पूरा एक्स एक्सिस क्या हुआ, हमारा डोमेन हुआ, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसी सेम अगर मैं ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस मारूंगा, मान लो ये हमारी टॉर्च है, ठीक है ना, तो भैया इस ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस ये पूरा वाई एक्सिस को कवर कर देगा। और यहां से अगर टॉर्च मारता हूं, ठीक है, तो इस ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस, तो एंटायर वाई एक्सिस हमारा
क्या हो गया भैया, रेंज हो गया। तो ऑल रियल नंबर्स में रेंज आ गया, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज डोमेन, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज रेंज। ऐसे करके हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, तो इसलिए वो डोमेन हो गया। और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, एंटायर रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो हमारा रेंज हो गया। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। सेट ऑफ आउटपुट बेसिकली रेंज होता है, सेट ऑफ इनपुट डोमेन होता है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट उसका एक स्पेशल केस यानी कि पैराबोलिक केस वो हम ले लेंगे। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला बन जाता है। और यहां से साफ पता चलता है कि इस ग्राफ की परछाई ऑन दी एक्स एक्सिस एंटायर एक्स एक्सिस को कवर कर लेती है, तो इसलिए डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। और क्योंकि इस ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस है ना, अगर आप ऑन दी वाई एक्सिस देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही कवर होता है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी रेंज हो जाते हैं, है ना। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई बच्चों, ठीक है। फिर बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो ये भी ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट इसका एक स्पेशल केस y इक्वल टू एक्स क्यूब हम लोग जरूर ड्रॉ करेंगे, जिसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ साफ पता चल रहा है कि भैया इस ग्राफ की परछाई ऑन दी एक्स एक्सिस आप देखोगे तो एंटायर जो एक्स एक्सिस है वो कवर हो जाता है। तो डोमेन में ऑल रियल नंबर्स, है ना, डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। और अगर ग्राफ की परछाई ऑन दी वाई एक्सिस देखेंगे, ठीक है ना, तो एंटायर वाई एक्सिस कवर हो जाता है, तो रेंज भी अपना ऑल रियल नंबर, ठीक है। सो डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन की, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में ऐसे, ठीक है। क्लियर है क्या? यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो डोमेन में आप x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, तो रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इसकी डोमेन हो जाती है। और अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो आउटपुट में 0 वैल्यू नहीं आ रही है, तो रेंज जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप परछाई से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। सो डोमेन और रेंज यहाँ पे दोनों सेम है, इट्स नॉट पेंज, इट्स रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन पे। तो मॉड्यूलस फंक्शन का सीधा सा फंडा है भैया, मॉड्यूलस को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ब्रेक करें। देखो यार, मॉड्यूलस कुछ नहीं करता है। मॉड्यूलस में अगर मेरे पास 5 है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो एज इट इज रख देंगे। लेकिन अगर मेरे पास मॉड्यूलस -5 है तो क्या होता है, मॉड्यूलस क्या करता होगा, इसको पॉजिटिव कैसे बना देता है मॉड्यूलस, तो जरूर वो एक नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और दे देता होगा, ठीक है ना। सो अगर मॉड्यूलस के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको एक नेगेटिव और मिलके वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यही काम हम लोग करते हैं कि अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग एज इट इज x लिख देते हैं। लेकिन यही अगर अंदर की क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, है ना, अगर x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो मॉडुलस एक नेगेटिव और देकर उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। सो ऐसे करके हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। और जैसे ही हमने मॉडुलस को ब्रेक कर दिया बच्चों, तो उसके बाद ग्राफ बनाना बड़ा आसान है इसका। कैसे भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल है भैया। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, राइट। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 0 के राइट साइड में ये y इक्वल टू x लाइन है, और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में ये y इक्वल टू -x लाइन है। तो ऐसे इसका ग्राफ बन जाता है, राइट है क्या। और डोमेन रेंज की बात करें तो देखो, इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, राइट है क्या, तो इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। और मॉडुलस फंक्शन आउटपुट के तौर पे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स उसकी रेंज हो जाती है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं मॉडुलस के बाद सिग्नम फंक्शन में। तो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि भैया x लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू -1 रहती है, x ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू +1 रहती है, और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 रहती है, ठीक है ना। तो इसका इनपुट क्या है, डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर डालो, राइट है क्या। बट रेंज में सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं, -1, 0 और 1, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी ग्रेट फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है जरा उसको सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट x के तौर पे शो करते हैं। देखिए इस फंक्शन की खासियत क्या है, अगर आप इसके अंदर ना एक इंटीजर डालेंगे, ठीक है,
तो आपको आंसर में क्या देगा, सेम इंटीजर जो आपने डाल रखा है वही आपको आंसर में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अंदर 2 डाला तो 2 एक इंटीजर होता है तो बाहर आंसर भी 2 ही आ जाएगा। आपने अगर 3 डाला तो 3 एक इंटीजर है तो आंसर में भी 3 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर अंदर एक नॉन इंटीजर हुआ, x अगर एक नॉन इंटीजर है मतलब एक पॉइंट वाला नंबर है, तो हम लोग आंसर में क्या देते हैं, जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, ठीक है, जस्ट छोटा इंटीजर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2.1 है तो मुझे 2.1 का जस्ट छोटा इंटीजर 2 मिलेगा। अगर मेरे पास 2.9 भी है तो मुझे उसका जस्ट छोटा इंटीजर 2 ही मिलेगा, ठीक है, जस्ट छोटा इंटीजर मिलता है। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों, ठीक है, सो ग्राफ ड्रॉ करना भी आसान काम है। कैसे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ नहीं पता होता है। जरा ग्राफ देखिएगा बच्चों, विच इज वे मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। भाई साहब सिंपल कहानी क्या है कि देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, तो 0 पे 0 आंसर मिला, ठीक है, 0 पे 0 मिला, ठीक है, ओके। अब मैं 0.1 लूंगा तो भी मुझे उसका जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही मिलेगा। इनफैक्ट 0.9 तक भी मुझे इसका आंसर 0 ही मिलेगा। तो 0 से 0.9 तक मुझे 0 ही मिलने वाला है। जैसे ही मैं 1 लूंगा तो मुझे आंसर 1 मिल जाएगा। तो यानी कि 1 पे जो आंसर है वो सीधा 1 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। फिर 1.1 पे भी मेरे को सेम ही आंसर मिलेगा, क्यों, जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही होता है। इनफैक्ट 1.9 तक भी मेरे को 1 ही आंसर मिलेगा क्योंकि 1.9 का जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही होता है। तो 1.9 तक ये राइट ऐसे रहेगा। और जैसे ही मैं 2 लूंगा तो मेरे को ये 2 दे देगा, ठीक है। सो 2 मान लो यहाँ है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाता है ना। एंड दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप फंक्शन। देखो ना यहाँ पे हमने स्टेप फंक्शन इसलिए बोला है। अच्छा, इसके डोमेन में यानी कि इनपुट में तो हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आउटपुट में देखो तो अंदर इंटीजर है तो भी बाहर इंटीजर ही दे रहा है, नॉन इंटीजर है तो भी जस्ट छोटा इंटीजर दे रहा है, लेकिन आउटपुट में देता इंटीजर ही है। आउटपुट में कैसी वैल्यूज देगा, 1 2 3 4 है ना। और इधर भी अगर हम लोग ऐसे चलें तो इस तरीके से -1 है ना, ऐसे वैल्यूज देगा वो। तो आउटपुट में देता इंटीजर्स ही है, तो इसलिए रेंज इसकी सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाती है और डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको अगर कोई नोट करना चाहता है तो प्लीज नोट कर लीजिए। अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इस चैप्टर को निपटा चुके हैं। अब हम लोग 2.3 के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा। इसके नोट्स हालांकि आपको मैंने बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है भैया। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द 2.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है सर। चलिए, सो 2.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। The very first question on the screen we have is, which of the following relations are functions, give reason. If it is a function, determine its domain and range. इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शन है। तो देखो हमारे पास अगर रोस्टर फॉर्म है तो एक ही तरीका है चेक करने का कि क्या कोई 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई भी 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। सो इसलिए ये क्या हो गया भैया, फंक्शन हो गया है ना, ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया है ना। रीजन क्या देंगे भैया हम लोग, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, यहां पे एक बहुत अच्छी चीज नोटिस करने वाली ये है कि सेकंड एलिमेंट सबके सेम है, सेकंड एलिमेंट सेम है, बट फर्स्ट एलिमेंट किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम नहीं है। और हमें फर्स्ट एलिमेंट से लेना देना है, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हैंस फंक्शन है ना, हैंस ये फंक्शन। और उसने कहा कि भैया अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बताइए, तो डोमेन बता देंगे भैया। डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि 2 5 8 11 14 17, और रेंज में यहाँ पे सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट तो 1 ही है, एंटायरली 1 ही है, तो रेंज इज 1। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिए।
ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं सर। अब सेकंड केस में भी हम देख रहे हैं कि यार कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के, है ना, कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देंगे कि यस इट इज अ फंक्शन। रीजन क्या देंगे, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हेंस फंक्शन। डोमेन में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स बता देंगे और रेंज में सेकंड एलिमेंट बता देंगे ना। तो सेकंड पार्ट तो बेसिकली सिमिलर टू फर्स्ट, ठीक है ना, सिमिलर टू फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहां पे वो कह रहा है कि भैया इट्स अ फंक्शन और नॉट। तो देखो दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए, है ना, एक पॉइंट पे, जबकि दो इमेज मना करी हमने ना, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो रीजन क्या देंगे कि 1 3 एंड 1 5 हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, इनके सेम फर्स्ट एलिमेंट हैं सर, एंड हेंस नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है क्या सर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा। ऑलराइट, चलें आगे। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, उसने कहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज निकालना है हमें इन दोनों रियल फंक्शंस का, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके निकाल देंगे सर, 1 बाई 1 करके निकाल देते हैं। पहले तो पहला केस ले लेंगे। पहला केस में क्या है, वो सिंपल एक मॉडुलस फंक्शन दे रहा है, ठीक है। अब देखिए डोमेन की अगर बात करोगे तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि सर इस फंक्शन में आप कुछ भी रियल नंबर इनपुट के तौर पर डाल सकते हो, है ना, फंक्शन डिफाइंड रहेगा। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि इनपुट में आप क्या क्या डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गया। व्हाट अबाउट रेंज? अब देखो रेंज के लिए हमें ना इस फंक्शन की वैल्यू का आइडिया चाहिए। तो मैंने देखा कि यार जो मॉडुलस एक्स है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, यानी कि वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी और लेस देन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। और अब मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं ऑल दी साइड्स तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही तो है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन बेसिकली ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई फंक्शन का जो वैल्यू है वो बेसिकली नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल टू 0 क्लोज, है ना। और यही हमारा रेंज होगा, क्योंकि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स ही तो रेंज होता है ना। तो यही तो रेंज होगा हमारा, दिस इज द रेंज ना, यही तो रेंज होगा भैया। क्या बोलती पब्लिक? दिस इज अवर रेंज, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। भाई एक्स का वैल्यू डोमेन होता है और एफ एक्स का वैल्यू रेंज होता है, राइट है क्या? सो आउटपुट हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सेकंड पार्ट सर करना है हमें, ठीक है। सो क्या है भैया, इसको जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे फंक्शन, अच्छा एफ एक्स को आप चाहो तो वाई भी रख सकते हो ना, वाई फंक्शन है, वाई इज, क्योंकि एफ एक्स आप जो है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस पे ही आप एफ एक्स को प्लॉट करते हो। तो बेसिकली एफ एक्स और वाई सेम ही चीज हो गई। सो y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पे देख के एक अंधा आदमी भी समझ जाएगा कि भाई रूट के अंदर की क्वांटिटी है तो रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। तो एक बात तो पक्की है कि y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई कि भाई y नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब y क्या क्या हो सकता है मैं वो बता देता हूं। तो हमने यहां पे थोड़ी सी चालाकी करी कि भाई चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं और थोड़ा y का आइडिया लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x को रियल है ना, देखो बहुत ध्यान से, x की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में x के रियल होने के लिए ये रूट वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई फॉर x टू बी रियल, x रियल नंबर हो,
9 माइनस वाई स्क्वायर को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये क्वांटिटी जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली अगर नेगेटिव हो गई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, x एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हमने क्या कहा भैया, x रियल होने के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और या फिर इसको उल्टा लिख देंगे कि वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। तो ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर भी लिखवाया था कि अगर कभी वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई y की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई, यानी कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। ये कह रहा है y नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कह रहा है y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। सो कंसिडरिंग कंडीशन 1 एंड 2, कंसिडरिंग 1 and 2, वी गेट y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए और y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होने चाहिए, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों की कॉमन वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये हमारी रेंज हो जाएगी। दिस इज आवर रेंज। वंडरफुल सवाल बच्चों, बहुत ही प्यारा, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो फंक्शंस में ज्यादा से ज्यादा हम लोग डोमेन और रेंज के सवाल ही करते हैं, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा प्लीज। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। इसमें कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो रेंज निकालना सिखा देंगे आपको, राइट है क्या? चलिए, सो फर्स्ट केस में उसने बोला है कि भाई फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली 2 - 3x है, ठीक है। और उसने खुद ही बोला कि x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन उसने गिवन दे रखी है क्वेश्चन में कि x रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई है, राइट है। नाउ स्टूडेंट्स हमें रेंज निकालना है, यानी कि fx की वैल्यू का आइडिया निकालना है। अब खुद सोचो, जब x 0 से इन्फिनिटी है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, क्योंकि मैं fx को रिप्रोड्यूस करना चाह रहा हूं टू गेट द आइडिया ऑफ fx। तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दी भैया। सो इट इज -3 इंटू इन्फिनिटी और इट इज -3 इंटू 0 0। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। तो -3 इंटू इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, है ना। अब मुझे 2 और ऐड करना है ऑल दी साइड्स, तो मैंने 2 ऐड कर दिया। तो 2 - 3x का जो वैल्यू है, अब नेगेटिव इन्फिनिटी में 2 जोड़ के क्या ही उखाड़ लोगे यार, नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा वो, और 2 + 0 इज 2। तो मेरे पास ये एग्जैक्टली क्या है बच्चों, दिस इज माई फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। तो यानी कि मैं फाइनली कह सकता हूं कि भाई मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई कि भैया ये फंक्शन है। सो फंक्शन बेसिकली नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक बिलोंग करेगा, और 2 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल, ठीक है। सो दिस विल बी माई रेंज, है ना, ये मेरी रेंज हो जाएगी। वंडरफुल सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, राइट है क्या बच्चों? अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। क्लियर है ना भैया? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। शैल वी प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट? x² + 2 की बात कर रहे हैं वो लोग। तो सेकंड पार्ट में जो मेरे पास जो फंक्शन है बच्चों, इट इज fx इज इक्वल टू x² + 2, राइट। और x एक रियल नंबर है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, जो x² है, अगर x एक रियल नंबर है तो x² एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो जिंदगी में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी होगी। यानी कि x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर मैं +2 ऐड कर दूं ऑल दी साइड्स, तो देखो कितने प्यारे तरीके से हमारे पास x² + 2 का वैल्यू का रेंज आ जाएगा कि इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी। और x² + 2 ही मेरा क्या है, बेसिकली दिस इज माई फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू विल बी 2 to इन्फिनिटी, है ना, 2 close to इन्फिनिटी ओपन, एंड दिस इज माई रेंज, है ना, क्योंकि fx का वैल्यू का
सेट ही क्या होता है, रेंज होता है। दिस इज माई रेंज, ठीक है। क्या हम लोग इजीली निकाल पा रहे हैं, है ना। नाउ वी हैव द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है भैया, इट इज द थर्ड केस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट है क्या। एंड नाउ एक्स इज अ रियल नंबर। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक्स एक रियल नंबर है, यानी कि इनपुट में एक रियल नंबर डाल रहे हैं, लेकिन आप जो डाल रहे हो वही आपको आउटपुट मिल जा रहा है। भाई देखो ना, आप x डाल रहे हो, आपको वापस से x ही मिल रहा है। इट्स कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में आप जो इनपुट में डालते हो वही आपको आउटपुट में मिल जाता है ना। ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो जो आपने x में डाला है ना इनपुट रियल नंबर्स, तो आपको आउटपुट में भी वही सेम चीज मिलेगी ना, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर अगर इनपुट में डाल रहे हैं तो रेंज भी तो रियल नंबर्स की होगी ना, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर, दैट्स इट, सिंपल एज इट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएगा प्लीज, है ना। दिस चैप्टर इज वे मोर इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो यहां पे वैसे एग्जैक्टली 2.3 तक के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आप चाहें तो आगे फर्दर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसके फर्दर अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे ना, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, वही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो कितने क्वेश्चंस हैं भैया, लगभग मैं आपको बता दूं तो कुछ 9 क्वेश्चंस होंगे, 9 क्वेश्चंस। बट क्योंकि रिलेशन फंक्शन में मिसलेनियस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ के अपना नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलें क्या आगे, चलिए। ओके, सो मिसलेनियस में द एग्जांपल नंबर 22, ठीक है, राइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने सभी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। कह रहा था फंक्शन एफ एक्स is defined as 1 minus x for x less than 0, x equal to 0 के लिए फंक्शन 1 है, एंड x greater than 0 के लिए x plus 1 है। सो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, विच इज़ वेरी इजी, ठीक है। कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सर, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। x greater than 0, पहले बात तो x equal to 0 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 0 पे उसका वैल्यू 1 है फंक्शन का, लेट्स से मैंने वैल्यू 1 ले लिया, तो दिस इज द पॉइंट वी हैव, है ना, ये हमें मिल गया x इक्वल टू 0 पे 1। नाउ x 0 से जब x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं ना, 0 से जब राइट में है मामला, यानी कि x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है भैया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इनफैक्ट जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 मिलेगा मुझे, ठीक है, राइट है क्या। तो ये ग्राफ जा सकता है, ठीक है ना, बस 0 पे 1 वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट है क्या। अच्छा, x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है भैया, y इक्वल टू 1 - 6। सो लेट्स से अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ तो 1 - -1, तो यानी कि y की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, इट इज दिस। कर दिया भैया हमने ड्रॉ, है ना, कर दिया हमने ड्रॉ। कोई दिक्कत है क्या सर, ठीक है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इजी क्वेश्चन। अब देखो यही अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व करने में हमें 1 मिनट लगी है, मे बी आप शायद आलकस कर दें कि अरे यार मिसलेनियस नहीं करते हैं, तो आपको मतलब ऐसा भी हो सकता था कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लें, 3 मार्क्स में पूछ लें, आपका ये बेवजह 2-3 मार्क्स का लॉस हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि 11वीं में अगर आप आरडी नहीं कर रहे हैं, आरएस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हम लोग ये तो कर लेना, मिसलेनियस तो कर ही लेना, ठीक है। चलिए, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे गाइस, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, है ना। अब तो ये वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्या कह रहा है भैया, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ये अभी रिलेशन की ही बात कर रहे हैं,
relation f is defined by this and relation g is defined by this. Can I show that f is a function and g is not a function? तो रिलेशन जो उसने कहा कि भैया f को फंक्शन शो करना है एंड g इज नॉट अ फंक्शन, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो g को नॉट अ फंक्शन शो करना तो बड़ा आसान काम है, कैसे है ना, सॉल्यूशन देखेंगे। फॉर g फंक्शन है ना, फॉर g, अब देखिएगा g पे जो है ना हमें चेक कहां करना है बेसिकली बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। तो हमें देखिए g फंक्शन में हमें 2 पे चेक करना है, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे उसने बेसिकली 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दे रखी है। तो देखो g 2 पे हमें ये डेफिनेशन भी दे रखी है 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4, और x इक्वल टू 2 पे उसने हमें ये डेफिनेशन भी दे रखी है ना 3x यानी कि 3 इंटू 2, ठीक है भाई। देखो ना, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो मैं ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करूं कि ये डेफिनेशन इस्तेमाल करूं? तो मैंने दोनों डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली, एक एक्स स्क्वायर वाली भी और एक 3 इंटू एक्स वाली भी। लेकिन अब यहां से क्या हुआ कि मुझे 2 पॉइंट पे ही 2 इमेज मिल रही है, एक 4 इमेज मिल रही है, एक 6 इमेज मिल रही है। और फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में एक पॉइंट पे 2 इमेजेस नहीं हो सकती। तो हम लोग रीजन क्या देंगे कि भैया g इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन as there are 2 images at one point, images at one point, एक पॉइंट पे 2 इमेजेस है, ठीक है, क्लियर है क्या? Whereas अगर मैं फंक्शन f की बात करूं तो इस फंक्शन में, ठीक है ना, अलग अलग x के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। सिर्फ x इक्वल टू 3 पे 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दे रखी है, x इक्वल टू 3 पे 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दे रखी है। तो f3 पे जब मैं ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा तो भी 9 आ रहा है, और f3 पे जब मैं ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा तो भी मेरे पास 9 आ रहा है। तो यहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग साफ कह सकते हैं कि भैया नो, है ना, इट्स अ फंक्शन, हेंस फंक्शन। फंक्शन क्यों है भैया? क्योंकि हर पॉइंट पे अलग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, राइट है क्या? 3 पे 2 तरीके से फंक्शन डिफाइंड था लेकिन वैल्यू सेम आई है, तो हम कहेंगे हेंस फंक्शन एज एवरी पॉइंट वुड हैव ओनली वन इमेज, ठीक है ना, ठीक है। So simply we can solve this question. Is it clear to everyone? जल्दी से बताइएगा बच्चों, आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया, चलिए। कह रहा है भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जब भी कभी एक p अपॉन q टाइप वाला फंक्शन हो और बेसिकली ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, है ना। ये कैसा फंक्शन हो गया सर? ये रैशनल फंक्शन हो गया। और रैशनल फंक्शन में डोमेन फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है सर? कि जो डोमेन, जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना, डोमेन फाइंड आउट करने का जो तरीका है कि कभी भी अगर रैशनल फंक्शन दे रखा हो, उसकी डोमेन पूछी हो, तो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा? जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यानी कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो रियल नंबर्स में से हम लोग वो वाले एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इट्स 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0, तो यानी कि इट्स x माइनस 6 और इट इज x माइनस 2। सो x की वैल्यू 2 पे और 6 पे, राइट, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड। सो दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 2 and 6। तो यानी कि इट इंप्लाइज डोमेन क्या हो जाएगा सर? डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6, 2 और 6 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर है क्या?
क्या आपको किसी भी रैशनल फंक्शंस की आप डोमेन निकाल सकते हो ऐसे ही, राइट है क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आगे चले क्या सर? सो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहां पे उसने कहा भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड एज दिस। इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं सर? अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डोमेन के लिए देखते हैं। फॉर डोमेन है ना, इस फंक्शन को डोमेन के लिए इसका ऑपरेशन करते हैं। y इज इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स माइनस वन है तो बच्चों आपको भी पता है कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। यही हमारा डोमेन हो गया। सो डोमेन क्या हो गया सर? इट इज 1 टू इन्फिनिटी, राइट है क्या? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, एंड दैट इज वाई x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें देता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हमारी डोमेन हो गई। नाउ अब रेंज की बात आती है सर, तो फॉर रेंज सर, फॉर रेंज फंक्शन क्या है? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अच्छा एक बात तो साफ क्लियर है क्या कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कंडीशन नंबर 1 तो क्या है? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर बराबर x माइनस वन और x विल बी इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। तो फॉर x टू बी रियल y कैन बी एनी रियल नंबर। फॉर x टू बी रियल y कैन बी एनी रियल नंबर। y पे कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है यहाँ पे, y कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर मतलब y विल बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन 2। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो कंसीडरिंग 1 एंड 2, कंसीडरिंग 1 एंड 2, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन कि y कोई भी रियल नंबर हो सकता है और y को 0 से मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y कैन बी ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन दोनों को कंबाइन करते हुए, ठीक है ना, y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है, and hence range is nothing but 0 to infinity, ठीक है। this will be your range। ऐसे करके निकालते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बच्चे इस चैप्टर से पीछा छुड़ाते हैं कि अरे छोड़ो यार, है ना, क्या ही पढ़ना है यार डोमेन और रेंज, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बढ़िया करके हमने क्वेश्चंस करा दिए भाई, ठीक है। आई थिंक इतना तो आप पढ़ेंगे ही यार, है ना, किसी भी चैप्टर को 1.5-2 घंटा तो आप पढ़ेंगे ही ना भाई। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो 1.5-2 घंटा तो आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट सवाल पे चलें। हाँ जी चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान सवाल है। फॉर डोमेन, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन है, दुनिया में कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप इनपुट में x की जगह कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर रखेंगे आप तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा ही होगा। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा सर? इट इज ऑल रियल नंबर्स। अच्छा रेंज की बात करते हैं सर, रेंज की बात करते हैं। सो क्योंकि बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस x माइनस वन एक मॉडुलस क्वांटिटी है, ये कभी भी एक आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। सो हेंस ये अपने आप में ही एक फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तो रेंज भी आपका 0 टू इन्फिनिटी ही हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान सवाल है, ठीक है, जो हम चुटकियों में कर पा रहे हैं, भले ही मिसलेनियस के सवाल है बट आसान सवाल है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा सर। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल पे हा अब फ्रेंड्स ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है भैया इस क्वेश्चन में? कह रहा लेट f
एक्स कॉमा और स्क्वायर प्लस 1/1 + x² एंड x बिलोंग्स टू आर बी अ फंक्शन फ्रॉम R इन टू आर। पहली बात तो जितनी भी बात उसने कही है उसी को डिकोड कर लेते हैं। बेसिकली वो कह रहा है कि यार x का इससे रिलेशन है और वही स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिलेशन फंक्शन कहलाया है। सो fx की वैल्यू रखने पे x² 1 + x² है ना, वो जो है fx का वैल्यू हो जाता है। सो ये बेसिकली इस तरह से फंक्शन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको ऐसे फंक्शन दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन कैसा है भैया, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन है ना, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, फंक्शन अगर है तो पहला सेट डोमेन होता है, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज बननी जरूरी होती है फंक्शन में, और दूसरा सेट कोडोमेन। कोडोमेन बोलते भी इसको इसलिए ही है कि डोमेन के साथ वाला सेट कोडोमेन है ना, कोडोमेन। सो यहां पे इसका मतलब इनपुट में तो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, देखो ना उसने बोला ना डोमेन तो हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन तो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। हमसे पूछा इस फंक्शन में रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालनी है। अब रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन की रेंज ऐसे ही निकालते हैं जैसे मैं निकाल रहा हूं। कोई भी रैशनल फंक्शन होगा उसकी रेंज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। सो लेट्स से y = x² 1 + x² है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, राइट। और x इन टर्म्स ऑफ y लाने की कोशिश करो, तो ये x² बेसिकली y/1 - y हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी ± √y/1 - y। यानी कि y x इन टर्म्स ऑफ y हम लोग ऐसे ले आए, ठीक है। अब x को रियल होने के लिए ये क्वांटिटी जो है ना रूट के अंदर वाली, ये हमेशा > 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे भैया कि फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए सर, ठीक है, फॉर x टू बी रियल y/1 - y हैज टू बी > 0। y/1 - y हैज टू बी > 0, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो कैसा है भैया, न्यूमरेटर क्वांटिटी को 0 रख दो, डिनोमिनेटर क्वांटिटी को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y/1 - y अगर = 0 है तो y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। अब ये 3 इंटरवल है, तीनों इंटरवल से नंबर रख रख के चेक करो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा, तो 2/1 - 2, ठीक है, क्या > 0 है, नहीं, ठीक है। फिर 0 और 1 के बीच में 0.5 रख के देखा मैंने, तो 0.5/1 - 0.5, हाँ ये > 0 है, ठीक है भैया। 0.5/0.5 बेसिकली 1, वो कि > 0 हो जाएगा। यहां पे मैं -1 रख के देखता हूं, तो -1/1 - -1, तो इट इज बेसिकली -1/2 विच इज > 0, नो। तो सिर्फ ये वाला इंटरवल ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी भैया, y की वैल्यू 0 से 1 तक ही पॉसिबल है। बट 0 के इक्वल हो सकती है y की वैल्यू, 1 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने के बाद ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 to 1, और यही हमारी रेंज है। y की वैल्यू ही रेंज होती है, y की वैल्यू ही रेंज होती है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा प्लीज। ऑल राइट, आ रहा है आपको समझ में सर? सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब ये आपके एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस हैं, 100% चांस है, 100%, ठीक है। चलें क्या सर, आगे चलें क्या? ठीक है, ओके। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि यार सर क्वेश्चंस आप क्वांटिटी घटा दो, तो मैं घटा भी दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि क्वेश्चन से ज़्यादा उनको प्रेम नहीं है ना, कि बस थ्योरी करा दो, 1 घंटे में 1 चैप्टर करा दो तो हो जाएगा, तो ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग रहता है उनका, ठीक है। खैर, सो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, उसके बाद ये पूरा एंटायर 1 शॉट कंप्लीट हमारा। सो अब एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली भैया उसने 8th क्वेश्चन में क्या कहा है कि भैया एफ फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है फ्रॉम z to z, एफ एक्स इक्वल टू अगर ax प्लस बी है
फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी डिटरमाइन ए एंड बी का वैल्यू। सो बेसिकली उसने क्या बोला है भैया कि उसने बोला है कि यार फंक्शन का वैल्यू x लेने पे, x की वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू हमें 1 मिलता है, ठीक है। सो अगर मैं ये फंक्शन बोलूँ y इक्वल टू ax प्लस बी, तो देखिए ये फंक्शन है, ठीक है। उसने कहा x की वैल्यू 1 लेने पे y हमें 1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 1 लेने पे y 1 मिल रहा है, तो y इक्वल टू 1 इट इज a प्लस बी। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर वो कह रहा है कि x की वैल्यू 2 लेने पे, है ना, x की वैल्यू 2 लेने पे यानी कि 2a, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 2 लेने पे y मेरे को 3 मिल रहा है ना, y मेरे को 3 मिल रहा है, तो x की जगह में 2 लेने पे y मेरे को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भाई मैं a और b का वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े प्यार से, ठीक है। सो इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इक्वेशन 2 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा एंड b माइनस b 0, सो a का वैल्यू 2 आ जाएगा। एंड द मोमेंट आप a का वैल्यू 2 रखोगे, है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, सो इट इज 1 इक्वल्स टू 2 प्लस b, तो b का वैल्यू भैया हमारे पास नेगेटिव 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, ठीक है। सो a 2 और b माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में भी था और एक्सरसाइज में भी था, तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा, सभी लोगों को क्लियर होता चला जा रहा है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। भाई हमने 25-26 क्वेश्चन कर लिए हैं यार, कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो गया है, ठीक है। सो एक आधा लास्ट का कोई क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो उसको देख लेते हैं। कह रहा लेट f बी द सबसेट ऑफ z इनटू z, है ना। ये सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है भैया। लेट f बी अ सबसेट ऑफ z टू z, ठीक है। f सबसेट है z इंटू z का, और फंक्शन क्या दे रखा है भैया, बेसिकली a इंटू बी का रिलेशन a प्लस बी से है, वेयर a और b दोनों ही z से आएंगे ना, ठीक है ना, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z, ठीक है। जरा ये देख लेते हैं, ए बी का रिश्ता a प्लस बी से है, वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू z। इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या ये जो फंक्शन है f लिख रखा है, अभी फिलहाल ये रिलेशन है ना, अभी फिलहाल ये रिलेशन है, मतलब कैसा रिलेशन, ए बी का रिलेशन a प्लस बी से। कह रहा कि क्या ये रिलेशन जो f है वो एक फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन है या नहीं है, अगर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिससे मैं इसको नॉट अ फंक्शन प्रूव कर सकता हूं, तो ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज तो ये फंक्शन है ही। और ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए मुझे एक पॉइंट पे 2 इमेज शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसे a और b चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे a और b चाहिए जो सेम प्रोडक्ट पे डिफरेंट एडिशन दे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए, जैसे मैं अगर बोलूं बच्चों कि 8 के फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 8 के फैक्टर्स 1 इंटू 8 भी हो सकते हैं, और 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 4 भी हो सकते हैं। तो सेम, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हेन आई एम टेकिंग एज a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 8, तो a इंटू बी गिविंग अस 8, जिसका रिलेशन होगा a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 8 यानी कि 9 से। फिर जब मैंने a का वैल्यू 2 लिया और b का वैल्यू 4 लिया, तो a इंटू बी मेरे को तब भी 8 दे रहे हैं, और a प्लस बी क्या है उस टाइम पे, 2 प्लस 4 6, ठीक है। तो मुझे साफ एक बात पता चल रही है कि इस केस में, है ना भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा,
इस केस में और इस केस में 8 की इमेज 9 भी है और 8 की इमेज 6 भी है, ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास 8 की इमेज 9 भी है और 8 की इमेज 6 भी है, जो कि मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है, एंड हैंस इट इज, एक पॉइंट पे 2 इमेज हैं, हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन, हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन। चेक कर लो, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये सभी क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं मिसलेनियस से बहुत ही पावरफुल हैं, आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी पूरी ही संभावना है बच्चों, पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगर हम लोग, मैंने जैसे कि अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर हम आरडी नहीं कर रहे हैं, आरएस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी से तो सारे क्वेश्चन ढंग से करें ना भाई हम, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है भैया, ट्रूली लास्ट है, ट्रूली लास्ट है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट स्लाइड, ठीक है। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है इस चैप्टर को हमने, है ना, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो गया होगा, और इतना तो यार 11वीं क्लास में किसी चैप्टर को दोगे यार, मान के चलो आपने 1 घंटे में कोई कंप्लीट भी कर लिया है ना, आलतू फालतू का कोई, है ना, तो भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और कैसा भी कोई फीडबैक हो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साल भर लेट से कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो हो सकता है कि जितना क्विकली मैं थ्योरी बता रहा हूँ उनको उतना क्विकली समझ में नहीं आ रहा होगा, तो भी मुझे बताइएगा, तो हम लोग आगे से क्वेश्चंस कम कर देंगे, थ्योरी को और थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे, बट जैसा भी फीडबैक होगा ज़रा बताइएगा ना। इसके नोट्स हालांकि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएंगे, ठीक है। खैर एनीवेज, एक सेट है और f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू n, कह रहा भैया fn इज इक्वल टू बेसिकली द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो हमें रेंज ऑफ f बतानी है, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो हमें रेंज बतानी है। तो देखो मैं एक एक करके नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैंने 9 लिया, तो 9 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 3 3 जा 9, तो हाईएस्ट यही हुआ, 3 ही हुआ। अगर मैं f10 लेता हूं तो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट 5 हुआ। f अगर मैं 11 लेता हूं, सो 11 इटसेल्फ इज अ प्राइम फैक्टर, तो यही हाईएस्ट हुआ। अगर मैं f12 लेता हूं, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हुआ। f13 लेता हूं तो 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम फैक्टर, है ना, और यही हाईएस्ट है। तो रेंज क्या है भैया, भाई क्योंकि इस फंक्शन में हमें आउटपुट्स क्या हैं, ये हैं आउटपुट्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स। सो रेंज में भी क्या आ जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स का सेट आ जाएगा, 3 5 11, 3 रिपीट नहीं करेंगे, 13, तो 3 5 11 13 इज अवर रेंज। सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये पूरा अच्छे से आपको ये चैप्टर ढंग से क्लियर हुआ होगा। एक एक चीज हमने डिस्कस करी, फिर भी कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम कभी भी उन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जो स्टूडेंट्स सच में ये लेक्चर्स डिज़र्व करते हैं और वो ग्रोथ जो हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड बाय बाय।